नमस्कार। आइए सुनते हैं गुलिवर की यात्राएं। शरारती बौने। राजा ने हीरे पन्नों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट पहन रखा था, जिस पर रंग बिरंगे कलगी लगी हुई थी। राजा की कमर में म्यान लटक रही थी और हाथ में 3-4 इंच लंबी तलवार ले रखी थी। तलवार की मूठ पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। सभी राजपुरुषों ने कीमती वस्त्र पहन रखे थे। राजा का स्वर बहुत रोवीला था। वहाँ के लोग पढ़े लिखे और सभ्य थे। वहाँ की औरतें भी खूब सज धज कर आई थी। राजा का आदेश मिलते ही छोटी छोटी गाड़ियों में मेरे लिए खाने पीने का सामान आ गया। एक गाड़ी में करीब 2 कौर के बराबर ही खाना था। मैं 2 कौर खाने के बाद गाड़ी आगे सरका देता तो तुरंत दूसरी गाड़ी में मेरे सामने आ जाती। इस प्रकार मैंने खाने की 20 गाड़ियाँ साफ कर दी और 10 मटके शराब पी गया। राजा और उसके विद्वान पंडितों ने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी बातें जरा भी समझ नहीं आई। मुझे भी 6-7 भाषाओं का ज्ञान था। मैंने भी उनसे अपनी भाषाओं में बात करने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे किसी भी भाषा को समझ न सके। मुझे देखने वाले की बढ़ती भीड़ को देखकर मेरे चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया, जिससे लोग मुझे परेशान न करें। जैसे चिड़ियाघर में बच्चे बंदर भालू के देखकर मुंह बनाकर उन पर कंकड़ फेंकते हैं, उसी प्रकार कुछ शरारती लोगों ने मुझे भी तंग करना शुरू कर दिया। वहाँ सभी बौनों के पास हथियार थे। उनके नुकीली भालों के प्रहार से मेरी आंखें फूटने से बाल बाल बची। मुझे महसूस हुआ कि शायद राजा की आज्ञा थी कि मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तंग करने वाले 6 बौनों को पहरेदारों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया और उन्हें मेरे सामने कर दिया। यदि मैं चाहता तो उनकी जान ले सकता था, लेकिन मैंने उन्हें धमकाना ही उचित समझा ताकि वे दोबारा मुझे तंग न करें। मैंने 5 बौनों को पकड़कर कोट की जेब में डाल लिया और छठे को अपनी हथेली पर खड़ा कर दिया। उस बेचारे की तो डर के मारे बुरी हालत हो गई। वो भय से थर थर कांपने लगा। जब मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला तो वह वहाँ खड़े सभी बौनों ने अपने छाती पर हाथ रख लिया। वे सब सोचने लगे कि अब ये शरारती बौने जीवित नहीं बचेगी। अब मैं उन बौनों का सिर धड़ से अलग करके ही रहूंगा। तभी मैंने सभी बौनों को जेब से निकाला और उनके बंधन काट कर जमीन पर छोड़ दिया। आज़ाद होकर वे सभी बौने वहां से भागे और चिल्ला चिल्ला कर मेरी जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे दिन गुजर गया और रात होने लगी। राजा ने 600 चारपाइयाँ जोड़कर इस तरह बिछवा दी कि मेरे लिए एक बड़ा पलंग तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही मैं उस पलंग पर लेटा तो कई चारपाइयाँ टूट गई। वे चारपाइयाँ मेरा बोझ न संभाल सकी। मैंने चारपाइयाँ एक और कर दी और पथरीले फर्श पर ही सो गया। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। राज्य की ओर से अब भी मेरा पूरा ध्यान रखा जाता था। राजा प्रतिदिन यही सोचता कि मेरा क्या करे। सभी दरबारियों की राय मेरे विषय में अलग अलग थी। एक ने कहा, महाराज ये बहुत खाता है, यदि यह यहाँ रहेगा तो हमारे देश में अकाल पड़ जाएगा। दूसरे ने कहा, महाराज इसे तो भूखा ही मार देना चाहिए, या इसे इस पर हमला करे और मरने के बाद ठिकाने लगा देना चाहिए। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज यदि मर जाएगा तो हम इसकी लाश कहाँ ले जाएंगे, और मरने के बाद इसकी लाश सड़ गई तो महामारी फैल जाएगी। तभी गुप्तचर ने राजा को बताया कि यह आदमी बहुत दयालु है। 5 अपराधियों को पकड़ने पर भी इसने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई और आज़ाद कर दिया। मेरे सद्व्यवहार की चर्चा सुनकर राजा ने मुझे जीवित रखने का निश्चय कर लिया। राजा की ओर से 600 नौकर मेरी सेवा के लिए छोड़ दिए गए। 40 भेड़ और 6 बैलों का प्रबंध मेरे लिए शाही खजाने से किया गया ताकि मैं भूखा ना रहूं। इसके अतिरिक्त कोई भी नागरिक मुझे भोजन दे सकता था। 300 दर्जी मेरी वहाँ की पोशाक बनाने में जुट गए। 6 बड़े प्रकांड पंडित मुझे वहाँ की भाषा सिखाने लगे। मुझे वैसे भी नई नई भाषाएं सीखने का बड़ा शौक था। मुझे अपनी भाषा के अलावा आधा दर्जन यूरोपीय भाषाएं पहले से ही आती थी। मैंने मेहनत और लगन से कुछ ही दिनों में इस विचित्र भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब मैं उनकी बातें समझ लेता था और वे मेरी बात। एक दिन राजा मुझसे मिलने आया तो मैंने प्रार्थना की, मुझे आज़ाद कर दो। राजा ने कहा, तुम पहले दरबारियों को प्रसन्न करो, उसके बाद मैं इस विषय में दरबारियों से बात करूंगा। दरबारियों की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।